क्या शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं? हाँ, 100% सच है। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठा लें तो हैरान रह जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही तो हैं। तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थों में जैसे कि बेलपत्र, आग, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले होते हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए तो जल निकासी नलिका को लांगा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। ध्यान दें कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया है वो तो चिर सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसीलिए पहनाया जाता है ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक था जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालमेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदम्बरम और अंततः रामेश्वरम मंदिरों को 79 डिग्री ईस्ट 4154 लॉन्गिट्यूड की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। यह सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को प्रतिष्ठापित किया गया है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुवनैकवल मंदिर में है, आग का प्रतिनिधित्व तिरुवनमलाई मंदिर में है, हवा का प्रतिनिधित्व कालहस्ती में है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंत में अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान वेद का अद्भुत समागम को दर्शाते हैं। ये 5 मंदिर भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया है और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करता होगा। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों को प्रतिस्थापित किया गया था? केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 3283 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समानांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीकी का उपयोग कर इन मंदिरों को समानांतर रेखा में रखा गया है, यह रहस्य आज भी है। श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वह वायुलिंग है। तिरुवनिका मंदिर के अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि यह जल लिंग है। अन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वह अग्निलिंग है। कांचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वी लिंग है और चिदम्बरम का निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता चलता है। अब यह आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है। ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिस्थापित किया गया है। हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसी विज्ञान और तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी भेद नहीं पाया है। हिंदू धर्म में
कुछ भी बिना कारण के नहीं होता था। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं, करीब 2050 वर्ष पहले। और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर कर्क रेखा अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई, तो उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। हर हर महादेव। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।